चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने 10 तक दिए थे, उसमें कोई भी डाउट है जैसे कि अभी मुझे लग नहीं रहा कि होगा, बट अगली क्लास तक का मैं टाइम दे रहा हूँ। क्लास क्वेश्चन 10 तक जो भी डाउट होंगे वो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 12 से मैं शुरू कर रहा हूँ, क्यों? ताकि एक बार आप लोगों की रिवीजन हो जाए। जिनसे ये हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो देख लें और एक बार रिवीजन कर ले साथ साथ। लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों मैंने ना एक बहुत अच्छी लाइन लिखवाई थी। अगर स्क्वायर में दे रखा है तो एरिया का चेंज है, क्यूब में दे रखा है तो वॉल्यूम का चेंज है, और सिर्फ लीनियर में दे रखा है तो या तो वो साइड का होगा, एज का होगा, रेडियस का होगा। अब बच्चों इसमें बबल है, स्फेयर है, तो रेडियस का चेंज दे रखा है, तो रेडियस के चेंज को ले लेते हैं dr अपॉन में dt। कितना दे रखा है? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मैंने नोट्स में आपको पूरा लिखवा रखा है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भैया एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, यानी कि आपको किसमें क्या बताना है? dv अपॉन में dt बताना है। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो बस इतना रह जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। भैया कैसे बता दो प्लीज। मैंने कहा ये लो, इसको करोगे तो 3 आगे आ जाएगा बच्चों, ठीक है, यही बचेगा अल्टीमेटली। अच्छा भैया ये तो ठीक है, पर आप तो गलत कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? भैया आपने यहाँ टी लिखा है जी, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? डी आर अपॉन में टी टी। अच्छा भैया 4 पाई की तो वैल्यू कुछ नहीं होती, क्या आर की वैल्यू दे रखी है इसमें? 1 दे रखी है बेटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। डी आर अपॉन में डी टी अपने को 1/2 दे रखा है, तो ये बनेगा आपका पर सेकंड। आपका मन करे तो सेंटीमीटर नीचे भी लिख सकते हो, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन करा मैंने लास्ट क्लास में। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था वो बोला था मैंने क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आज की क्लास में मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। 11 और 14 बच्चों आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बाकी तो मजे हैं, मजे करने हैं अपने को आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो मेरे संग, मैं पढ़वा रहा हूं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। भैया कौन सा कर्व है मुझे भी नहीं पता, कर्व बोला हुआ है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज x कोऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन में दो नई बातें हैं, भैया बताओ दोनों कौन कौन सी है? पहली बात, आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, आपको चेंज नहीं बताने आपको। और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x और y की वैल्यू इन 2D, और 3D में x y z की वैल्यू, पर यहाँ 2D है तो x और y की वैल्यू बतानी है। दूसरा, आपको ना एक लाइन बोली हुई है क्वेश्चन नंबर 11 में, टिक करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आपके स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, मतलब अपने अपने एमटी टेस्ट पेपर्स में, सीबीएसई भी पूछ सकता है। y कोऑर्डिनेट, ये वाली लाइन पढ़ानी है बस मुझे आपको, इज चेंजिंग ए टाइम्स फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। बच्चों बस ये लाइन समझ आ जाए, बाकी आप लोग कर लोगे यार। मुझे कर्व की इक्वेशन भी बता रखी है क्वेश्चन में, 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब आप मुझे बस एक बात बताओ, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे डिफरेंशिएशन की तरह, तो इसे आप लिख दोगे मेरे ख्याल से 6। भैया टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे? अभी बात करता हूं मैं आप लोगों से। अच्छा ये कितना है बताना जरा, ये कितना हो जाएगा? अच्छा ये बताना कितना हो जाएगा? 0। पर एक और चीज लिखनी पड़ेगी क्या यहाँ पर? कुछ कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, पर ये आपने किसके रिस्पेक्ट में करा है? अभी एक्स के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन में ऐसा कहीं अभी आप तक मिला आपको? आपको अभी तक कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा मिला कि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है? जिसको मिल गया वो मुझे बता दो कि हमें मिल गया। नहीं मिला? तो ये लाइन क्यों लिखी है पता है मैंने? मतलब यहाँ टाइम्स लिखा दिख रहा है तुम लोगों को, पर तुम लोग, मैंने क्या कहा, तुम लोग गलती कौन देख रहा था कल? क्या गलती थी मेरी जो पकड़ रहे थे तुम लोग गलती? पता नहीं कुछ आई है, पता नहीं किसकी पकड़ रहे थे। हाँ ये नहीं पकड़ पाओगे तुम। किसकी? हाँ मीटर की, हाँ वेरी गुड, मीटर की। हाँ हाँ वेरी गुड, मीटर की। हाँ तो अब यहाँ पर 8 टाइम्स है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ टाइम दे रखा है ना, अब समझो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। भैया पहली क्लास में मैं क्या पागल था जो तुम लोगों को चेंज चेंज बता रहा था? तो y कोऑर्डिनेट का चेंज कैसे लिखोगे? dy अपॉन में dt। भैया हमें क्लियर नहीं है कि आप t क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा थोड़ा टाइम दे दो। अच्छा x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो x कोऑर्डिनेट का चेंज कैसे लिखोगे? dx अपॉन में dt। अगेन आपके मन में कंफ्यूजन ये होगा कि dt क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा बेटा लिखा तो है 8 टाइम्स, तो यहाँ पर मैं 8 लिखूंगा और टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया मैंने दोनों का चेंज। भैया x कोऑर्डिनेट चेंजिंग, तो dy अपॉन में dt। भैया चेंजिंग और टाइम क्यों दे दिया आपने? क्योंकि यहाँ 8 टाइम्स का रेफरेंस लिया तो y का रेफरेंस
टाइम के रिस्पेक्ट में है, एक्स का रेफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में है, और चेंज तो आपको पता ही है कि चेंज कैसे निकालते हैं भैया। कोई आपसे बोल दे कि रेट ऑफ चेंज कैसे निकालना है अपने 12th में, तो आप डिफरेंशिएशन करोगे, पर अब ये देखना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे, आंसर चेंज हो रहा है, अभी मैं इसको मिटा दूंगा, मैंने भी उतारने के लिए वैसे मना करा हुआ था। तो dy अपॉन में dt इज इक्वल्स टू 8 उतार लिया क्या, dx अपॉन में dt। ये वाला फंडा क्लियर है सबको? पक्की बात है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, ये दिख गया होगा ना, टाइम्स के रिस्पेक्ट में ही है, पक्की बात है। अच्छा भैया, जरूरी थोड़ी है यार कि टाइम मिनट सेकंड्स में नापा जा सकता है। नापा जा सकता है ना कि 2 दिन से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने इस काम को 4 बार कर लिया, मैंने इस एक्सरसाइज को 4 बार कर लिया, तो भैया अगर एक बार करने में 1 घंटा लग रहा है, तो 4 बार करने में 4 घंटे लगे होंगे, टाइम का ही रेफरेंस आ रहा है। 4 टाइम्स 4 5 टाइम्स ये सब टाइम का ही रेफरेंस है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक सुधार करना है। dy अपॉन में क्या निकालना पड़ेगा आपको, dt, और यहाँ भी आप क्या लिखोगे, dx अपॉन में dt। भैया इसके बाद क्या करना है बच्चों, dy अपॉन में dt की वैल्यू पुट कर दो। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने म्यूट नहीं करा है, 8 को इसमें डाल दो आप। अब इससे के बाद क्या होगा, अगर आप यहां डाल दोगे तो दिस विल बिकम 8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, देखो इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है भैया, वेरी गुड, dx अपॉन में dt, और दिस विल बिकम d 3x स्क्वायर dx अपॉन में dt। एक गधे ने मेरे से पूछा था कि भैया यहाँ पर भी मैं dy dt डाल दूं, मैंने कहा फिर मजे ही लेते रहना, मतलब y की वैल्यू x में, x की वैल्यू y में, y की वैल्यू x में, x की वैल्यू y में, ऐसा नहीं होता। इसको इससे काटा। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझो। अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या वो कह रहे होंगे, यार यही क्वेश्चन था अपना, बच गए, है ना। अच्छा, 3 को इधर भेजेंगे, कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। एक्स की 2 वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से प्लस माइनस 4। भैया इसी वैल्यू को आप उठाकर कहाँ डाल दोगे, इस वाले में आपकी y की भी 2 वैल्यू आपके सामने होगी, खत्म कहानी। ये छोटा सा क्वेश्चन था, मैं दोबारा से एक लाइन में नटशेल में बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये जो लाइन मैंने पढ़ी है ना, मैंने एग्जैक्टली नहीं लिखी है, मैंने एज वेज हटा दिया है, वो लाइन में दोबारा पढ़ रहा हूँ। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, आपको पॉइंट्स बताने हैं, which y coordinates is changing। बेटा बस यहां तक अगर मुझे बोलता तो मैं dy अपॉन में dt मानता, या फिर dy अपॉन में dx मानता, क्योंकि चेंज निकालना है मुझे। अब मुझे ये पता चला कि 8 टाइम्स का रेफरेंस ले रखा है, तो जब टाइम्स का रेफरेंस ले ही रखा है तो वो dy अपॉन में dt होगा, और कहा हुआ है कि 8 टाइम्स है dx अपॉन में dt के। ठीक है, मींस पता। अच्छा एक बात बताओ, किसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, इसका या इसका, किसका, इसका नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, देखा आंसर चेंज हो गया। किसका ज्यादा है बच्चों, बेटा इसका ज्यादा है। इसके लिए बस मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपके लोगों की एज 16 है और आप लोगों के पापा की एज 48 है, तो बेटा मैं पता कैसे लिखूंगा कि आपके पापा की एज, आपकी एज, अब मान लो कोई भी ले लो, अमित का एग्जांपल लेते हैं, इंटू 16 करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमित बड़े हो गए हैं। भैया कंपैरिजन करा हुआ है उसको, तो वो वीक बंदा है, अमित वीक बंदा है, अपने पापा से छोटा है, इसीलिए तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये बस समझ लो कि dy अपॉन में dt ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। भैया ये कहीं पूछेंगे, अरे पता होना चाहिए यार, क्लास 10th में पढ़ाता हूँ मैं ये, वो क्या कहते हैं, वो भी 3rd चैप्टर में, जहां पर वो चेंज का ही आता रहता है। पढ़ाई हो तुमने तब ना, कोविड में तुम लोग पास हुए हो, प्रोमोटेड बच्चे हो, तो ये तुम लोगों पे एक दाग है जो रहेगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट में भी दाग रहेगा, तुम्हारे दिमाग में भी दाग रहेगा, और तुम्हारे सर्टिफिकेट में भी दाग होना चाहिए कि भैया ये प्रमोट करे हुए बच्चे हैं, ये पास नहीं। बस तुम लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया तुम लोगों को, उसमें लिखा नहीं है कुछ प्रमोटेड, और ये गलती करी है सीरियसली, उसमें स्पेशली स्टैम्प होनी चाहिए कि भैया प्रमोटेड है, क्योंकि एक टाइम पे आके ना हम भूल जाएंगे कि 2020 में ही कोविड आया था। ठीक है, तो फिर अब तुम लोग निकल सकते हो उससे, तो हाँ लिखा होना चाहिए कि भैया ये बच्चे प्रमोटेड है। इससे होगा, इससे बहुत चीजें होंगी, पता है। तो इन 2 क्वेश्चन को जल्दी से नोट करके रखो, फिर हम आगे करते हैं, रैप अप करेंगे फिर इस एक्सरसाइज को पूरा। चलो एक काम करो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जब तक मैं रफ कर रहा हूं प्लीज पढ़ के रखो, एक बार मार लो रीड। भैया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, कई बच्चे इसको गलत ले जाते हैं कि यही क्वेश्चंस करने हैं हमें। बच्चों यही क्वेश्चन आपको करने नहीं है, ये क्वेश्चन आपको रेफर करने हैं पेपर से पहले। मतलब मैंडेटरी ये है कि पेपर में 5 दिन में कोई पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकता, तो कम से कम आपको इन क्वेश्चंस को तो करके ही जाना है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क करवाता है कोई भी टीचर। मोस्ट एक्सपेक्टेड जैसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी याद रखना, ये मेरी थ्योरी है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जिसको पता है वो पेपर ही पब्लिश कर दे तो ज्यादा बेटर है, कि भैया इसी में से पेपर आना है, तो बच्चे अपना टाइम भी बचाएंगे और अपना इसी से काम चला देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सैंड, अरे सांड नहीं लिखा, ठीक है ना, हो जाता है इंडिया में कभी कभी। ओके, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। भैया क्यूब है, dy अपॉन dv अपॉन dt, ये तो तुम लोगों ने बड़ी जल्दी बोला dv अपॉन dt, अब तुम सब फंसने वाले हो। किस चीज का वॉल्यूम, किसका,
बेटा डाल पाइप से रहा है, कोन का कैसे बता रहे हो? अच्छा, डाल किससे रहा है? हाँ, सिलेंडर से। तो फिर आप लोगों ने कोन क्यों बोला अभी? ये अमित ने बोला ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। द फेलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, सॉरी नहीं डाल रहा कोन, पढ़ने तो दो, तुम लोगों की इंग्लिश कमजोर है, मुझे पता है, इसलिए तो मैं हिंदी में आ जाता हूँ। द फेल क्या बन रहा है? आइसक्रीम बना लेते हैं बेटा यहाँ पर। द फेलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। नालायक को रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ। तुम लोग बेटा कौन से स्कूल में जाते हो? इंग्लिश मीडियम में ना? मेक श्योर कि ये जो चैनल में वीडियो आती हैं आपके मम्मी पापा ना देखें, ब्लॉक कर देना, इस चैनल को डिलीट कर देना। मीन्स कुछ ऐसा है कि कोई सिलेंडर की पाइप है, ठीक है, उससे वो मिट्टी गिरा रहा है नीचे। अबे नालायक को, इतना तो बचपन में करा हुआ है हमने। वो कौन फॉर्म हो रहा है, कोई कह रहा है बन रहा है, बना हुआ है कौन, उसमें भर रहा है। आइसक्रीम वाला थोड़ी है, मिट्टी भर रहा है भाई, क्रीम थोड़ी भर रहा है। हाँ वेरी गुड। हाँ, हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, जो ये जो आधा अधूरा ज्ञान होता है जानलेवा इसीलिए ही होता है। फिगर कुछ ऐसी है, मतलब मोटा मोटी समझ लो ना, आपको बनानी है, सिर्फ मैंने आपको एक इमेज दे दी कि भैया कोई पाइप थी सिलेंड्रिकल शेप की, उससे वो मिट्टी गिरा रहा था, और उसकी जो मिट्टी गिर रही थी, उसकी जो मिट्टी गिर रही थी वो क्या बना रही है बेटा? यहाँ पर कोन बना रही है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग इसीलिए था क्योंकि वो जब मैं कराता था तो बच्चे डाउट पूछते थे। अब मैंने क्या कर दिया, रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया, मैं ही डाउट पूछ लेता हूँ बच्चों से, तो होता क्या, आप लोगों का मुंह बंद। अब यहाँ पर है क्या, आपको एक ये बोला हुआ है, द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बच्चों आप मानो ना मानो, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा मैं बताऊं या ना बताऊं आपको, बट फिर भी मुझे लगता है बता देना चाहिए क्योंकि आगे कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो वॉल्यूम दे रखा है, ये मुझे लग रहा है सिलेंडर का है, डीवी अपॉन में डीटी। भैया सिलेंडर कहाँ गया? पाइप, पाइप का है बच्चों, पर यही इसका भी बनेगा। तो ये कैसी बातें करो, मैंने कहा समझो ना, जितनी तेजी से वो इससे गिराएगा उतनी तेजी से मेरा कोन फॉर्म होता चला जाएगा यहाँ पर। तो भैया इसका कह लो या इसका कह लो, बात एक ही है। क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में जो बताया हुआ है वो किसका है? पाइप का है। इंप्लाई हो रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है मुझे इंप्लीकेशन के थ्रू कि कोन का भी सेम ही बनेगा। ये बात मेरी याद रखना भैया। क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा पढ़ा, ऐसा आपको समझना है कि आपको मार्च तक याद रहे, ठीक है? भैया बड़ी बात कर दी आपने, शाम तक याद नहीं रहेगा। ओके, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फेलिंग, अच्छा ये मैंने सिलेंडर का बता दिया कि भैया सिलेंडर का वॉल्यूम में चेंज दे रखा है। वो बताया जा रहा है, अब हिंदी में आ जाओ, कि जिस जो मिट्टी गिर रही है वो मिट्टी गिर, वो मिट्टी गिर के एक कोन का शेप बना रही है। अब कोन क्या होता है वो तो पता ही है ना, वो कॉर्नेटो वाला कोन, वो शेप बना रही है। अब एक ये वाली लाइन हाईलाइट करके रखना, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये इस फिगर को मैं मिटा रहा हूं और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चे भूल जाते हैं बच्चों, क्योंकि 11th में ऐसी कोई फिगर है नहीं, मतलब 11th में शेप का कोई चैप्टर नहीं है ना बच्चों, उसमें कोन वोन है? हालांकि सिर्फ उसमें प्लेन ही तो है, सिर्फ एक, और क्या है उसमें? प्लेन ही तो। 3D चैप्टर में आप मुझे फिगर बताओ कहाँ है? और वो कोनिक सेक्शन है, वो कोनिक सेक्शन है जैसे आप बात कर रहे हो, बट उसमें क्या है? हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स है, सर्कल है बेटा। ये फिगर कहाँ है? वहां पर शेप्स नहीं है ना उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझो बेटा, ये कोन है, और कोन आप एक बात समझना कि कोन में कौन कौन सी 3 एजेस होते हैं, बताना जरा मुझे। भैया एजेस क्यों बोल रहे हो, मतलब क्या क्या, मतलब जो भी हाइट वाइट होती है वो क्या क्या होती है, कितनी होती है? बेटा एक एक करके मत बताओ कि मैं एक बोलूंगा तब फिर तुम हाँ बोलोगे, फिर तुम कुछ और बोलोगे तब मैं हाँ बोलूंगा। तो मैं बता देता हूँ मोटा मोटी जल्दी से। बेटा ये वाली जो चीज है ना, ए बी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये हाइट है वैसे, ये हाइट है वैसे बेटा, ठीक है। नंदनी प्लीज डिलीट कर देना चैनल आज जाते ही, पक्की बात है, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, एक तो कम होने दो। ए सी क्या है? हमारी स्लैंट हाइट। ये क्या है? स्लैंट हाइट। मतलब फिर तो मैं कुछ भी क्वेश्चन कराने लग जाऊं यहाँ पर। सही है बेटा, सिलेंडर, ये सिलेंडर है। अरे मैं इसको थोड़ी बोल रहा हूँ, वो जो करवाऊंगा अभी उसको बोल रहा हूँ। स्लैंट हाइट, अच्छा ये स्लैंट हाइट होगी, ये हाइट होगी, और ये क्या है आपका? रेडियस। भैया ये बात क्यों बताई? ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बताई। क्वेश्चन का मुद्दा ये है, हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस। भैया एक और चीज क्वेश्चन में गिवन थी, प्लीज मुझे वो भी लिखवा दो, डीवी अपॉन में dt इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
भैया यहाँ तक क्वेश्चन अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि हाइट क्या बोल दी मैंने, 1/6 ऑफ रेडियस बोल दी है, चल गया है काम, ठीक है। भैया क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, लास्ट लाइन मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, अगर आपने नोट करी होगा। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। भैया हिंदी में अनुवाद ये है कि हाइट में चेंज बता दो, मतलब जो लीनियर वाला चेंज है ना वो बता दो ना। अच्छा कोन का बताओ, एरिया होता है क्या? अरे भैया नहीं होता, पता नहीं क्या होता है, नहीं होता, होता है नहीं होता, पता नहीं जी। कोन का एरिया होता है प्रोमोटेड। अभी आने दो बेटा, तुम्हारे पास 10th का बैच होता है, तुमने अक्सर देखा होगा, उनसे ही पूछवा दूंगा मैं, होता है बच्चों। तो बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, पाई आर एल होता है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। प्लीज याद रखना, घर में छोटे भाई बहन है उनसे दूर रहना, प्लीज उलझना मत उनसे। भैया क्यों, ये क्यों बताया आपने, भैया समझा करो बात को, ठीक है। बेइज्जती अल्टीमेटली तुम्हारी नहीं होनी है, अल्टीमेटली पता है कहां पर पूछा जाएगा कि कहां पढ़ते हो तुम लोग, और तुम्हारा सीधा आएगा मेरा नाम, ठीक है। डीवी अपॉन में dt। अब यहां पर ध्यान से सुनना, लॉजिकल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, हम यहां से शुरू है। ये दो बातें क्लियर है सबको, क्वेश्चन पढ़ना आ गया सबको, शेप की वो समझ आ गई कि भैया क्या किससे क्या बन रहा है। मैंने अपना ये वाला डाउट भी क्लियर कर दिया है सिलेंडर का, बट मैं यूज करूंगा कोन के लिए, क्योंकि जितनी तेजी से गिरेगा उतनी तेजी से मेरा कोन बड़ा हो जाएगा। अब ये बातें क्लियर हुई, अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं। भैया क्वेश्चन ये कह रहा है डी एच अपॉन में डी टी निकालो। भैया प्लीज ना हमें ना बेवकूफ मत बनाओ, ये कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, हाइट में ही तो चेंज पूछ रहा है। और अगर मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बताया था, अगर मेरे को गिवन चेंज टाइम में है नालायको, तो मेरे को टाइम में ही निकालना, मतलब सेकंड्स कोई टाइम मत पकड़ो। अवर में भी होता है, कई बार अवर हो गया तुम लोग, अरे ये एच क्या है, हेक्टोमीटर तो नहीं है, तो ये मत कर देना, अवर्स में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो वो आपको लिख दिया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, आपको डीएच अपॉन में डी टी निकालना है। बड़ी बात नहीं है, निकाल लूंगा मैं। मुझे ये बता दो कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। ये जो मेरे को हड़हड़ाहट लगी ना, मतलब एकदम जो घबरा रहे हो तुम लोग, ये मुझे अच्छा लगा। एक बात बताओ मुझे, सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कभी भी याद रखना, वॉल्यूम ऑफ कोन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भैया क्या कहना चाहते हो, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, उसका 1/3 करोगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। बस बच्चों ये थोड़ी सी ना नॉलेज लेते रहो साथ साथ, कुछ फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि 6.5 में आपके ऊपर एक बॉम्ब गिरेगा। एक बॉम्ब गिरेगा मीन्स कि वहां पर सिलेंडर भी आएगा, सिलेंडर के अंदर तो पता चल रहा है स्पेयर भी है, स्पेयर के अंदर कोन भी है, कई बार कोन के अंदर पता नहीं कुछ और है, ऐसा है क्वेश्चन। तुम लोग ये मत सोचो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जब मैक्सिमम मिनिमा पे आऊंगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वहां ये नहीं होना चाहिए। अच्छा कोन में हाइट भी होती है, चलो तो होती है बेटा, ये थोड़ी बातें याद रखो, वहां पर अपना टाइम सेव होगा, मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों को बता के। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरी बात समझो, कई बच्चे क्या करेंगे, जो यहाँ पर इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, बड़े मजे से यहाँ डीवी अपॉन में डी टी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/3, यहाँ लिखेंगे पाई, आर स्क्वायर का कर देंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, और एच का जहां करेंगे वहां लिख देंगे ये डी एच अपॉन में डी टी। मैं उनसे ये पूछूंगा कि भैया आपने आर स्क्वायर को क्या कंसिडर करा, तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि हमने आर स्क्वायर को भी वेरिएबल कंसिडर कर लिया। वो कहना चाहेंगे कि मैंने आर स्क्वायर को भी वेरिएबल कंसिडर कर लिया, द आंसर इज रॉन्ग। बेटा आर और एच आपस में कनेक्टेड नहीं है क्या? और अगर आर और एच आपस में कनेक्टेड नहीं है तो जरा आ जाना मेरे संग। बेटा एक बात बताओ, ये ए बी सी एक ट्राइंगल बनता है हमेशा, ठीक है। पता है आपको स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर। भैया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, बिल्कुल बच्चों वेरी गुड, ये क्या निकली आपकी पाइथागोरस थ्योरम आई। अब एक बात बताओ मुझे क्लियरली, आप लोग बताना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप में से कोई इससे अनजान है, अगर बेस बढ़ेगा तो क्या आपका हाइट नहीं बढ़े, हाइपोटेनस नहीं बढ़ेगा आपका? अगर आपका हाइपोटेनस बड़ा होता चला जाएगा तो क्या उसका परपेंडिकुलर और बेस उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा? मैच कैसे करेगी इक्वेशन, आप मुझे बताओ मैच कैसे करेगी इक्वेशन, नहीं करेगी। तो भैया इतना है कि अगर परपेंडिकुलर बड़ा होते चले जा रहा है, जाहिर सी बात है हाइपोटेनस में चेंज भी आएगा भाई, ऐसा वरना इक्वेशन कैसे मैच हो जाएगी, वरना पाइथागोरस जी तो दोबारा से निकल लेंगे ना ऊपर, ये देख के ही, ठीक है। तो ये बात समझो, तो अब यहाँ पर क्या करना, ये आंसर गलत था आपका। अब इसको क्या करोगे आप लोग, चेंज करोगे। भैया क्या करोगे, नाले को एक बात बताओ, एक बात ये भी मानते हो नहीं मानते, कई बच्चे ये भी गलती करते हैं, ये इंटेलिजेंट बच्चे ऐसा करते हैं जो कि गलत करके आते हैं, क्योंकि वो घर घर आके तो यही सोचते हैं कि भैया हमारे फुल मार्क्स आने, 6 नंबर इस पे मैं काट लेता एज एग्जामिनर। मेरी बात ध्यान से सोचो, पर स्मार्ट बच्चा इसमें क्या करता, कहता कि यार अगर इसको डायरेक्ट करना होता तो ये क्यों दे रखा है, अगर इसको डायरेक्ट करना होता तो ये क्यों दे रखा है। और कभी भी अब मैं जाऊंगा 5.6 में, ठीक है। मैंने ये बात बोली थी आपसे, बहुत पहले बोली थी ये बात, 12th का कोर्स कंपैरेटिवली 11th इजी है, ठीक है, इजी लगता है मेरे को, खुद लगता है, पर 11th का कोर्स कभी भी कनेक्टेड नहीं है, एक एक्सरसाइज दूसरे से कनेक्टेड नहीं है उसकी ज्यादातर।
बट यहाँ पर वहां पर एक ही कनेक्शन देख कराता हूँ मैं बस, कभी भी एक पीएनसी और प्रोबैप, ये मैं हमेशा बैक टू बैक कराता हूँ, पीएनसी के बाद मैं प्रोबैप करा देता हूँ वहां पे। आप मेरी बात समझना, 12th का पूरा कोर्स आपस में लिंक है भैया। 3D वेक्टर में मैं आपको इन्वेस्टिगो की याद दिला दूंगा भैया, पक्का, मैंने कहा पक्का। वहां पर एंगल निकालना है ना मुझे, अब 120 डिग्री एंगल मैं कैसे निकाल लूंगा, इन्वेस्टिगो की मदद से निकालूंगा। तो आप मेरी बात समझना कि अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, 5.6 में आपने ये देखा कि भैया ये जो ए टी स्क्वायर है, तो इसमें कोई एक ही पैरामीटर पकड़ना पड़ता है, या तो टी पकड़ो या ए पकड़ो, दोनों पकड़ूंगा तो मेरा आंसर गलत चला जाएगा। उसी तरीके से आप एक काम करो, वो कंफ्यूजन यहाँ रेज ही ना हो, आप हाइट को चेंज कर लो रेडियस, आप हाइट को चेंज कर लो रेडियस में, तो एक काम करो, या फिर रेडियस चेंज कर लो। अब यहां पर रेडियस इज इक्वल्स टू 6 हाइट नहीं हो जाएगी क्या? ये आप तो कह रहे थे रेडियस को चेंज कर लो हाइट में, कुछ भी कर लो, मैं अब डायरेक्टली आंसर निकाल रहा हूं अपना। मैंने रेडियस को चेंज कर लिया किसमें, हाइट में, और मैं पुट करने चला हूं, तो VC इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर की, आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं बच्चों, 36 h क्यूब लिख दिया मैंने। किसको ये बात समझ आई? अरे नाले को ये एच स्क्वायर और वो क्यूब में चला गया, ठीक है भैया। आप कर ले, अब प्रॉब्लम क्या है, अब तो है ही नहीं, तो यहां पर dv अपॉन में डी या एच, अरे नालायक को दे ही टी रखा है, तो एच कहां से निकाल लोगे, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 36 एच स्क्वायर। भैया छोड़ दोगे, गलत है, गलत है, भूल गए, यही तो निकालना है मेरे बच्चों। बच्चों देखो होता है क्या, कॉम्प्लेक्सिटी में मत अटको, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, आंसर तो निकालना ही है ना। तो यहाँ पर जब मुझे निकालना ही डीएच अपॉन में dt है, तो यहाँ तो डालना ही पड़ेगा। अरे भूल भी जाओ, एक दो स्टेप बाद याद आए, दोबारा लगा दो यार, दोबारा लगा दो, अपने को क्वेश्चन तो करना ही करना है ना। 3 से 3 कट गया, और क्या कट सकता है, बेस की वैल्यू डालो ना। अच्छा 12 भी डाला करो, मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं 12 सेंटीमीटर क्यूब डाल देते हैं, बाद में लिख लेना ना, आराम से बैठ के लिखते रहना, एग्जामिनर कौन सा मना कर रहा है। 36 को पाई से तो कर नहीं सकता मैं, 3 कट गया ना, 36 पाई। बच्चों एच स्क्वायर की भी आप जाके देखो, वैल्यू दे रखी है शायद, एच स्क्वायर की वैल्यू दे रखी, एच की वैल्यू दे रखी है बेसिकली 4, बेटा 4 का स्क्वायर 16, और दिस इज अवर डीएच अपॉन में dt। बच्चों इन सबको इधर मूव करना, इन सबको इधर मूव करना, शायद आपका डीएच अपॉन में dt आ जाएगा भैया, आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो आप माइनस माइनस करोगे ना बच्चों, ये देखो, अच्छा ये देखो, ठीक है कट गया ना बच्चों। 16 को 3 से करोगे तो पता कितना होता है, बताओ, 48। भगवान, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं बेटा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ अपने हाथ से, मैं यहाँ जो मेरे को 10 इंटू 12 भी करना होता है ना, मैं कैलसी से कर लेता हूँ, पर अभी भी मेरी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत सही है, और उसके पीछे रीजन है क्योंकि भैया मेरे कोर्स में अलाउड है कैलसी, तुम लोगों के तो अलाउड भी नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन सही रखो। ये 3 टाइम्स गया, ये मेरे ख्याल से 1/48 पाई, बेटा सेंटीमीटर या मीटर ये बता दो मुझे, उसमें बड़ा डर लग रहा है आजकल। थैंक यू बेटा, सेंटीमीटर सेकेंड, ये आ रहा है आपका डीएच अपॉन में dt, ये पूरा मैंने आंसर कर दिया। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत वजह से निकला ये मेरा, भैया ये जो डी एच अपॉन में dt था, ये नया फंडा था, ठीक है। अभी भी आपने ना कई बार आपने एज में चेंज निकाला, पर आज तक आपने जिस एजेस में चेंज निकाला है, या तो वो रेडियस थी, और रेडियस किसकी थी, वो स्पेयर की, तो स्पेयर में एक ही चीज होती है, बट ये कोई एक ऐसी फिगर थी जहां पर हाइट भी मैटर करती है, रेडियस भी मैटर करती है, तो उसका लिंक था आपस में, ठीक है। मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन आपको और किसी क्वेश्चन में मिली भी नहीं थी। मतलब आपने अगर dx अपॉन में dt निकाला, dr अपॉन में dt निकाला, तो भैया सर्कल में होता क्या है, रेडियस होती है, स्फीयर में होता क्या है, रेडियस ही होती है, तो आपने वहां करा। अच्छा क्यूब में निकाला आपने, तो क्यूब में क्या होती है, एक ही हाइट होती है भैया, क्यूब में तो एक ही होती है ना सारी चीजें, तो वहां पर आपने dx अपॉन में dt से काम चला दिया। इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार अच्छे से उतार लो, नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो, कम ऑन, गो फॉर इट। चलिए, जो मोस्टली क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं 15 और 16 में कोई एक क्वेश्चन कराने के मूड में हूं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चों को डाउट में आ जाएगा, आता है तो ठीक है मैं बता दूंगा, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, चलते रहना आगे, कर लेना। मतलब 7 में ये कहना चाहता हूँ, मैंने टच नहीं करा, आप एक बार देख लेना। अगर आप मुझसे पूछेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो बेटा लिख के रखो लेंथ इनटू ब्रेथ, भैया लिख लो कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको कितना आता था वो ठीक है, नहीं आता सीख लो, खत्म कहानी, मेरा बस सिंपल मोटो है। आप लिख के रखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस आपको निकालना है। वैसे सर्कमफ्रेंस यूज मत करा करो, पेरीमीटर यूज करा करो, 4 साइड्स फिगर्स के लिए। तो आपका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है, यानी कि 2 लेंथ और 2 ब्रेथ होती है, क्या हुआ, दो लेंथ और 2 ब्रेथ होती है आपकी, आप ऐसे रख के रख लेना भैया, उससे आपका आसानी से काम चल जाएगा 7 से। बाकी आप किसी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। दो क्वेश्चन जो मुझे लगता है बताने वाले हैं 15 और 16,
ये उनको बड़ा मजा आएगा करने में जिनके पास इकोनॉमिक्स है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो इकोनॉमिक्स में आज से अगर आपको लगे कि भैया आप ये यूज कर सकते हो तो आप प्लीज यूज करना। भैया आपकी बुक में ना डिफरेंशिएशन का एक और यूज नहीं है, पर वो मैं बताना जरूर चाहूंगा, यही वाला। कॉस्टिंग ना एक सब्जेक्ट होता है, आगे जाओगे कॉमर्स फील्ड में, भैया साइंस वालों के यूज में नहीं आता, नहीं साइंस वालों के यूज में नहीं है। कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट है, मतलब कॉस्टिंग मतलब भैया, भैया इस बुक को जो बनाया होगा तो एक बुक तो बनी नहीं होगी, लाखों बुक बनी होगी, करोड़ों बुक बनी होगी। भैया जब ये मार्कर बनाए होंगे तो करोड़ों मार्कर बने होंगे, पक्की बात है। बात बताओ, ऐसे ही रैंडमली उठा मालिक, उसने कहा कितने मार्कर बन गए, 1 करोड़, चल 20 रुपए में बेचना शुरू कर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर उसने ऐसा किया भी होगा तो कंपनी डूब जाएगी। आपका पार्ले जी का बिस्कुट डेली की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी करोड़ों पैकेट्स बिकते होंगे और करोड़ों करोड़ों पैकेट्स बनते होंगे, पक्की बात है। तो भैया इन सबकी कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ती है। वो कंपनी अगर उसकी कॉस्ट डिसाइड नहीं करेगी और कॉस्ट सही नहीं है तो बिक जाएगी। भैया कैसे बिक जाएगी, मान लो पार्ले जी को बनाने का खर्चा 6 रुपए है और पार्ले जी बिक कितने का रहा है, 5 रुपए का। बेटा कंपनी को लॉस नहीं हो रहा, 6 रुपए की चीज बना के वो 5 रुपए में बेच रही है, 1 रुपए का लॉस हो रहा होगा। बट कॉस्टिंग ऐसा नहीं होने देती। कॉस्टिंग कहती है कि हम बताएंगे बेटा ये पार्ले जी बिस्कुट वो बेच भले ही 5 रुपए का रहे हैं, पर आप एक बात कॉमन सेंस से सोचो, वो कितने में बना रहे होंगे, 3 रुपए में, 4 रुपए में, 2 रुपए में बना रहे होंगे, 5 रुपए से कम में बना रहे होंगे। बेटा 5 रुपए तक वो अपना प्रॉफिट के लिए पहुंच रहे होंगे, मतलब 3 रुपए का बनाया, 2 रुपए ऐड करे और आपके 3 और 2 5 करके आपको बेच दिया। भैया क्यों बता रहे हो, बेटा वहां पर ना कॉस्टिंग टेक्निक लगती है, जहां पर आप उसमें क्या निकालते हो, वो निकालते हो टोटल रिवेन्यू। अब ये है क्या, मैं आपको बता देता हूं, तब इन दो क्वेश्चन पे लाऊंगा। टोटल रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस यानी कि पार्ले जी का रुपीस कितने का है, 5 रुपए का है। मान लो एक दिन में उसके 100 पैकेट बिक गए तो कितने रुपए का रिवेन्यू हो गया आपका टोटल, 500 का। पर ये कितनी क्वांटिटी बिकी या कितनी क्वांटिटी बिकेगी, ये एस्टिमेटेड है, ये एस्टिमेटेड है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पार्ले जी पहले अपने बिस्कुट बेच दे सबको, ठीक है, और बाद में बोले कि भैया हम कैलकुलेट कर रहे थे तो जो आपने 5 रुपए का बिस्कुट खाया था वो 5 रुपए का नहीं पड़ पाएगा। हमने कहा तो, उसने कहा 1-1 रुपए और लगेंगे। मैंने कहा अच्छा आ जा घर, अब दे दो कैसे बुला के। और अगर मान लो हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम देने के लिए रेडी भी हैं, वो कितने बंदों से लेगा। मतलब कोई कोई एक ऐसा बंदा भी था जो इस देश में ही नहीं रहता था, वो पार्ले जी खाया और बाहर निकल गया, और वो उसने एक पैकेट नहीं 1000 पैकेट खाए थे, कहाँ ढूंढती रहेगी बंदे उसको, मतलब कंपनी उसको। तो अब होता क्या है, इसको वो क्यू रख के ही सॉल्व करते हैं कि भैया इसको क्यू ही मानो। कॉस्ट टेक्निक हल्की सी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लगे कि सच में इसमें एप्लीकेशन भी है कुछ। आप इसका डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन, कंपनी कहती है एमआर तक पहुंचो। भैया व्हाट इज एमआर, बेटा टीआर होता है टोटल रिवेन्यू, एमआर होता है मार्जिनल रिवेन्यू। भैया जहां जहां इसमें एम आएगा वहां मार्जिनल लगा देना। कॉस्ट की बात भी करते हैं, इसको वो कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रख लो। भैया एमआर क्या है ये बता दो। मैंने कहा जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, आप टीआर को डिफरेंशिएट करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, एमआर पे। और अगर अगर आप टीसी, टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं, टोटल कॉस्ट, ये इकोनॉमिक्स वाले बोले हैं सारे, ठीक है। टोटल कॉस्ट को अगर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कहां पहुंच जाओगे आप, मार्जिनल कॉस्ट पे, ठीक है। वहां इकोनॉमिक्स में कोई और तरीका होता है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि टीआर को डिफरेंशिएट करोगे तो एमआर पे पहुंच जाओगे, टीसी को करोगे तो एमसी में पहुंच जाओगे। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। भैया अब क्वेश्चन पे आता हूं, जिनको ये कहानी समझ नहीं आई, ठीक है, थोड़ा बहुत मनोरंजन हो गया। अब आओ टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, आप क्वेश्चन नंबर पढ़ो 15। एप्लीकेशन होता है वैसे इसका, यहां पर नहीं कराया हुआ है, ये कुछ एप्लीकेशन नहीं है, ये मैं कुछ नहीं मानता एप्लीकेशन, ये सिर्फ मजाक है। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा, 16 आपका, ये ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने अच्छी करी कि मैंने एमपी और टीपी नहीं बताया। एमपी और टीपी मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट होता है, बट उस पर क्वेश्चन नहीं है आपके। अरे आप इतना समझ लेना, सिंपल क्वेश्चन में, आप एग्जामिनर ने पूछ दिया, आपको कुछ नहीं करना, एक बार डिफरेंशिएट करना है, जो भी एक्स की वैल्यू दी है वो फंक्शन में डाल देनी है। भैया ऐसा इसमें रट्टा लगवा रहे हो, भैया है ही नहीं कुछ बताने लायक। आप इसमें सिर्फ क्या करोगे, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करोगे और एक्स की वैल्यू डाल दोगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दे रखा है बच्चों, 15 में आपको सी एक्स दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 0.007 एक्स क्यूब, 0.003 एक्स स्क्वायर, 15x, और कितना दे रखा है बच्चों, 4000। बच्चों आपसे पूछा क्या गया है, देखो आपसे, अच्छा नालायक को सुन लो क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट को एक फंक्शन में बता रखा है अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो, और आपसे क्या कहा हुआ है, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोला हुआ है, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। बेटा कुछ नहीं करना, अगर एक बात बताओ, अब इधर देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या ये बन जाएगा, और इसको क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या है बच्चों, टोटल कॉस्ट। मैंने बस आपको ये बताया कि जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, टी को किसमें चेंज कर देना, एम में, बस इतना याद रखना है आपको। डिफरेंशिएट करते ही टी आपका किसमें चेंज हो जाएगा, एम में।
अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो ये बनेगा मेरे ख्याल से 0.021x। पक्की बात है, एक्स स्क्वायर। यस बोल रहे हो, करा है नहीं किसी ने नाले को। 21 हो जाएगा और 21 और 3 के पॉइंट के बाद 0, तो 3 के पॉइंट के बाद 0। ठीक है भैया, इसको कर लेते हैं। तो ये कितना बनेगा आपका 0.006x। भैया क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ 15। अच्छा 4000 का 0। भैया अब कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू बता रखी होगी। x क्या है आपका, क्वांटिटी होती है वैसे, पर आपको कुछ नहीं जानना है यार, 17 डाल देना। और मैं कर नहीं रहा बिल्कुल भी। c की वैल्यू आप बस x की वैल्यू आप बस 17 डाल देना, आपका काम बन जाएगा। मोटा मोटी बात बताता हूँ, सुन लो दोबारा से। भैया फंक्शन में आपको ये mr, tr, tc या tp में फंसा है और आपको बोले मार्जिनल निकालनी है कोई चीज, मार्जिनल वर्ड याद रखना, मार्जिनल। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है, आपका काम बन जाएगा। x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू डाल दो। भैया इस पे एक नोट बनता है, क्योंकि ये लास्ट नोट होगा 6.1 का। इसके बाद हम इस सेशन को खत्म कर देंगे। नोट लिख लो आप लोग। भैया नोट क्यों, बाद में भूल जाओगे, आप लोगों को पता है आप लोगों की मेमोरी कितनी शार्प है। whenever question ask for marginal cost, revenue or product, we will follow these steps। दो स्टेप्स हैं, कुछ नहीं है। फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट, differentiate the function with respect to x, that will become, या तो वो mc बनेगा, mr बनेगा, या फिर mt बन जाएगा। ओके सेकंड स्टेप में, put value of x in स्टेप फर्स्ट। भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे मैं तो इस क्वेश्चन को वाहियात कॉन्सेप्ट कहता हूँ, कोई ज्यादा काम का है नहीं, पर ये एमसीक्यू का हमेशा से फेवरेट क्वेश्चन रहता है। क्यों, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों, वो पॉइंट्स में बच्चे गलती करेंगे ना, इसीलिए एग्जामिनर को पता है कि बच्चों के दिमाग से कैसे खेलना है, और ये आपका क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है, इस सेशन को 6.1 को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, अगले के लिए मैं अगला हो करूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।